नमस्कार, अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मुनिगिरी। अगले आधे घंटे में आपको ये बताऊंगा कि इस हफ्ते चूँकि 3 ट्रेडिंग सत्र नहीं थे, क्या हुआ, और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अगले हफ्ते के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, खबरों के लिहाज से अगला हफ्ता बेहद अहम है, बजट का हफ्ता है, और कहीं न कहीं उस हफ्ते में हम देखेंगे बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। मंथली एक्सपायरी हो चुकी है आज, अब नई एक्सपायरी की शुरुआत, नई सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है फरवरी की, वो भी अगले हफ्ते से शुरू होगा। तो सीधे तौर पे नए हफ्ते में बड़ी खबरों के साथ कह सकते हैं हम जा रहे हैं, और असर पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है या मिलेगा ही। इस हफ्ते हमने देखा कि बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले सबसे पहले एक एक इंडेक्स को आप देखिए। इस हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। खासतौर पे इस हफ्ते हमने निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बनती हुई इस हफ्ते हमने देखी। हालांकि अच्छी बात ये रही कि लास्ट के हफ्ते के आखिरी सत्र में आखिरी दिन बाजार जो है थोड़े अच्छे नोट पे बंद होने में कामयाब हुए। रिकवरी की थोड़ी कोशिश होती रही। निफ्टी में थोड़ी कम दिखी, बैंक निफ्टी दिखाइए वहाँ थोड़ा ज़्यादा होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते हमने देखा कि एक बैंकिंग स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, खासतौर पे उसने बाजार के उसके पूरे बैंकिंग सेक्टर के मूड को लगातार ख़राब किया, वहाँ दबाव देखने को मिला। इसके अलावा बाकी और बैंकिंग स्टॉक्स देखे, वहाँ भी इस हफ्ते हमने दबाव बनते हुए दिखा, अगर ऐसे बैंक को छोड़ दे तो कमोबेश हमने देखा कि इस हफ्ते कई सारे स्टॉक्स थे जिसमें दबाव देखने को मिला। रियल्टी इंडेक्स देखिए, उसमें थोड़ी इस हफ्ते मजबूती थी। अगर बाकी की बात करें तो आईटी का ऐसा इंडेक्स था जहां इस हफ्ते हमने काफ़ी ज़्यादा वहां भी उतार चढ़ाव बनते हुए देखा, और सीधे तौर पे उसका असर देखने को मिला, करीब 1.5% गिरावट। ये आप कह सकते हैं कि बजट से पहले एक ऐसा हफ्ता था जिसमें थोड़ा मुनाफा वसूली, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली सीधे तौर पे देखने को मिली। जहाँ भी जो पैसा बनता हुआ दिखा, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मुनाफा वसूली सीधे तौर पे देखने को मिली। हालांकि कई शेयर्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, खासतौर पे उसमें इस हफ्ते हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली। उसमें 2 शेयर दिखाई सबसे पहले, IFCI और NBCC। इससे आपको समझ में आया कि छोटे मजदूर शेयरों में अभी भी खरीदारी का रुझान खत्म नहीं हो रहा है। जिसमें तेज़ी है उसमें शानदार तेज़ी है, जिसमें तेज़ी नहीं है उसमें नहीं है। इस हफ्ते ये ट्रेंड देखने को मिला कि जिनके नतीजे खराब आ रहे थे उन शेयरों में काफ़ी तेज़ गिरावट थी, और जिनके नतीजे अच्छे आ रहे थे, जिसमें कुछ भी ट्रिगर था, उन तमाम शेयरों में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। इसके अलावा आप दिखाई इस हफ्ते के लिए IDBI बैंक, हुडको जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी, बॉम्बे डाइंग, जेके टायर जैसे, मैं तमाम छोटे मझोले स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमने इस हफ्ते मजबूती बनते हुए देखा। अब कुछ स्टॉक्स मैं बताता हूँ जिसमें खबरों की वजह से काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली, और इस हफ्ते जिस शेयर की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो थी जी एंटरटेनमेंट। हमने देखा एक रिकवरी थोड़ी बनती हुई दिखी, लेकिन फाइनली इस हफ्ते करीब 30% की गिरावट इस शेयर में देखने को मिली। ओबराय रियल्टी, नतीजे खराब आए, इस हफ्ते हमने देखा कि शेयर में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। कर्नाटका बैंक, यहाँ हमने देखा नतीजों का असर सीधे तौर पे देखने को मिला। प्रेस्टीज एस्टेट्स देखिए, वहाँ हम सीधे तौर पे नज़र नतीजों का असर बनता हुआ दिखा। तो ये ट्रेंड था इस हफ्ते कि जिन कंपनियों के नतीजे थोड़े ख़राब थे उसको बाजार ने बहुत पनिश किया, जिनके अच्छे थे उसमें तेज़ी थोड़ी देखने को मिली, और वही बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस हफ्ते के बाद अब बीत गई, नए हफ्ते में अब जा रहे हैं। तो नए हफ्ते में क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए इसको समझते हैं। हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन जुड़ चुके हैं और अमोल आठवले जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आप दोनों को इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया। शुरुआत मैं अंशुल आपके साथ करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने देखा है कि इस हफ्ते बाजार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, हालात ये थे इंट्राडे में कि आपने एक ऑर्डर पंच किया और पानी पीने के लिए गए, पता चला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ये हालात हो रखे थे इस हफ्ते। ये तो मुझे लगता है अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। क्या नजरिया आपका? जी देखिए, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 3.5% नीचे और बैंक निफ्टी लगभग 8% नीचे आज क्लोज हुआ ऑल टाइम हाई से। लेकिन बैंक निफ्टी में एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि हम प्रीवियस मंथ का जो लो था कल भी उसको डिफेंड किए थे, और आज भी उसके कल के लो और प्रीवियस मंथ लो दोनों के नीचे आज भी गए थे। और टुवर्ड्स दी एंड बढ़िया शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई 44,600 के कॉल राइटर्स मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन था। तो जैसे ही उसका वीवैप निकला 45 के आसपास, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होके हम ठीक ठाक अच्छे लेवल पे आगे क्लोज किए हैं। तो बैंक निफ्टी पे प्रीवियस मंथ लो प्रोटेक्ट हुआ है, और निफ्टी पे अगर देखें तो हम कंफर्टेबली जो प्रीवियस बाइंग फोर्स था उसके मिड को प्रोटेक्ट किए हैं। लेकिन जो सिल्वर लाइनिंग है वो अगर आप ध्यान से देखें, जो स्टॉक आपने भी डिस्कस किया था IFCI या जो शेयर चले हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मिड कैप इंडेक्स केवल 2-2.5% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो यहाँ पे अच्छी तेजी डेवलप जो हो रही है वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हो रही है। तो मैं अगले हफ्ते के लिए कहूंगा कि अगर आप इंडेक्स प्लेयर हैं
तो वहां पे कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्शन और कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी बनी रहेगी। तो आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स जहां निफ्टी के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं स्टॉक्स, उनमें तेजी बना के रखनी चाहिए। में मजबूती देखने को मिल सकती है। और अंशुल आए हैं तो कुछ अल्फा स्टॉक्स की जरूर बात करेंगे, और लास्ट टाइम हमने इस पर चर्चा की थी। अमोल, अगर आपके लिहाज से मैं जानना चाहूँ अगले हफ्ते के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के कोई अहम लेवल जो आपको लगता है कि हाँ इस पर नज़र बना के रखनी चाहिए, तो कौन से होंगे? मुझे लगता है कि ये हफ्ता और ये मंथ पूरा ही थोड़ा पेचीदा था ट्रेडर्स के लिए। जैसे कि आपने पहले भी कहा, इंडेक्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो इमीडिएट मुझे जो लगता है वो 21,500 का लेवल दिखता है। वो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। वेरएज अगर नीचे के हम सपोर्ट्स देखते हैं, जब तक उसके नीचे रहते हैं, आई थिंक ये वीक टेक्सचर बना रहेगा और कहीं ना कहीं मार्केट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो नीचे में दो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, एक तो 21,000 का एक क्रूशल लेवल है वो जो साइकोलॉजिकल मार्क भी है, और 20,900। ऑन द फ्लिप साइड मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस रहेगा 21,600 और 21,650। लोअर टॉप फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है, तो आई थिंक मैं पुल बैक ही कंसिडर कर रहा हूँ स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो एक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की यहाँ कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगर बैंक निफ्टी में देखना है तो 44,600 44,500 ये सैक्रोसैंड लेवल्स का काम करेगा। वहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है, बट 200 डे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए। 4,500 का जो लेवल होगा एक अहम लेवल के तौर पे मान के चल सकते हैं। अब फटाफट एक सेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं, और एक लास्ट में मैं लास्ट में क्या मैं अगला जो सेक्टर लूँगा पहले सेक्टर के बाद, उस पर मैं थोड़ा आराम से राय चाहूँगा अंशुल आपकी। सबसे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ। अमोल, हमने देखा इस हफ्ते कि बैंकिंग स्टॉक्स में गजब का ट्रेंड देखने को मिला। एक में बहुत तेज़ गिरावट, जब HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। IDFC फर्स्ट बैंक में नतीजों के बाद दबाव देखने को मिला। तो ऐसे बैंक जैसे स्टॉक्स गिरते हुए बाजार में संभालने की कोशिश कर रहे थे। बैंकिंग पैक में खासतौर पर सरकारी बैंकों में अगर अगले हफ्ते के लिए मुझे किसी शेयर में तेजी के सौदे बनाने हो तो किस पे मैं जा सकता हूँ? आई थिंक PSU बैंक का टेक्सचर थोड़ा सा अलग रहा एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। वो एक रेंज में, एक सीमित दायरे में चल रहे हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली PSU के लिए देख सकते हैं तो मुझे लगता है एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एक रेंज में चल रहा है। अभी भी 220 का जो सपोर्ट है वहां पे डबल बॉटम है, और वहां पे कोई भी सब बड़ा रिवर्सल, बड़ा करेक्शन ट्रिगर अभी तक हुआ नहीं है। तो वो एक अच्छा लग रहा है 220 के आसपास। ऑन द हायर साइड आई थिंक उसका प्रीवियस टॉप है अराउंड 240 के आसपास। तो 235 240 के आसपास ये वापस जा सकता है, बट स्ट्रिक्टली आई थिंक 220 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ ही, अगर कोई लॉन्ग ट्रेड लेता है तो सपोर्ट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। तो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा, एक शेयर है जो कि अमूल को पसंद आ रहा है। अंशुल, जिस एक सेक्टर की मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ, इस सेक्टर में इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, 2023 में तो बहुत कुछ हुआ। सरकारी कंपनियों का शेयर देखिए इस हफ्ते का, और तमाम स्टॉक्स आप दिखा दिए जो भी सरकारी कंपनी बैंकिंग को छोड़ के, REC, PFC, रेलवे में आप देख ले, इरकॉन, IRCTC। हमने देखा कि जिस दिन बाजार थोड़ा कमज़ोर हुआ ना, सरकारी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही थी, चाहे वो रेलवे के हो या दूसरे हो। एक साथ हमने देखा कि REC, PFC में बहुत तेज़ी देखने को मिली, गिरावट देखने को मिली। आपको अगर सरकारी स्टॉक्स में इसमें से अगर एक या दो शेयर जिसमें आपको लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़े महंगे, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, और एक या दो शेयर जो आपको लगता है खरीदने चाहिए बजट क्राइटेरिया के आधार पर सरकारी कंपनी में, आप बता सकते हैं क्या? जी, मैं दो स्टॉक बताना चाहूंगा। ये पहला रहेगा REC लिमिटेड का, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये 6 हफ्ते 7 हफ्ते कंसोलिडेशन हो गया है, और परसों की जो तेज गिरावट आई थी उसको भी बहुत आराम से झेल के रिकवर हो गया है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, जिसको मैं अल्फा कहता हूँ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और नेक्स्ट वीक में इसमें तेजी डेवलप हो सकती है। बस इसको 475 का लेवल निकालना जरूरी है। 475 निकलते से स्टॉक में 515 520 तक की तेजी डेवलप होगी। और दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है IREDA। इसमें भी नियर वर्टिकल मूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ से अभी भी जो एक लास्ट का लेग है उसको ब्लो ऑफ मूव कहते हैं, वो 195 से 210 तक के बीच में आ सकता है। तो इस स्टॉक में भी तेजी रखनी चाहिए, लेकिन IRDA में स्टॉप लॉस मैंडेटली मेंटेन करना चाहिए 165 रुपए का। स्टॉप लॉस क्या बताया अंशुल? REC अंशुल, REC का स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? REC में 455 का स्टॉप लॉस आएगा।
555 का स्टॉप लॉस लगाना, 520 का लक्ष्य होगा। इरेडा में जो शेयर है इनको पसंद आ रहा है। अंशुल का हमला ने देखा लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इरेडा का चार्ट देखा, इस हफ्ते इसमें अच्छी मजबूती थी। अभी भी अंशुल को लग रहा है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। 195 से 210 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए इसमें 165 रुपये का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। दोनों में बाय का मोहर लगा दीजिए। अब एक और सेक्टर की बात करते हैं। इस हफ्ते हमने देखा कि रियल्टी स्टॉक्स में भी काफ़ी मिला जुला रुझान था। रिकवरी आई तो शार्प रिकवरी, गिरावट आई तो तेज मुनाफा वसूली। एक ट्रेंड देखने को मिला तमाम एनालिस्टों की तरफ से। सबका ये कहना था, देखिए इस हफ्ते 5% की गिरावट थी। सबका ये कहना था कि गिरावट जो है खरीदारी के मौके के तौर पे है, और कई सारे स्टॉक्स पे उन्होंने भरोसा भी जताया। आपकी तरफ से अमोल रियल्टी इंडेक्स में तमाम स्टॉक्स फायर कर दिए, चाहे शोभा हो, डीबी रियल्टी हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो, ओबराय रियल्टी। कुछ कंपनियों को तो नतीजे भी आए थे, ओबराय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स, उनका असर हमने देखा, उसकी वजह से दबाव देखने को मिला था। कहीं आपको मौका मिल रहा है किसी शेयर में कि यहाँ गिरावट आ गई काफ़ी ज़्यादा, इसमें खरीदारी कर सकते हैं? जी, आई थिंक एक करेक्शन रियलिटी इंडेक्स में हुआ और अच्छा खासा भी कंटिन्यू रखा उसने टेक्सचर, तो ये थोड़ा सा सिग्नल दिखा रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन है जो चालू हुआ है वो और थोड़े दिन चल सकता है। बट अगर मैं रियलिटी में पिक करना चाहूंगा तो एक डीएलएफ एक अच्छे लेवल पे है, जो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 2 वीक का करेक्शन हुआ है और अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही क्लोज हुआ है और एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी है। तो डीएलएफ पे एक फॉर्मेशन अच्छा है, 740 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए और इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो ये वापस नए हाई की तरफ जा सकता है जो अराउंड 805 810 तक जा सकता है। बाकी स्टॉक्स भी थोड़े अच्छे हैं, बट मैं जिस तरह के आज करेक्शन आए ये वीक में, शार्प करेक्शन, तो मैं फ्रंट लाइन स्टॉक्स के साथ ही रहना चाहूँ। साथ ही रहने की सलाह होगी। अब एक और इंडेक्स दिखाइए। कह सकते हैं कि 2023 में शुरुआत में इसी समय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के आसपास अंडर परफॉर्म कर रहा था। इस साल हमने देखा उसके बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। इस साल हमने देखा तेज़ी देखने को मिली। नतीजों के बाद आईटी इंडेक्स दिखाइए। इस हफ्ते हमने भी यहाँ भी देखा है थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखा इस इंडेक्स में। आईटी में हालांकि इस बार जो नंबर्स आए हैं उसके बाद इन्फोसिस, टीसीएस, इन तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। विप्रो में तेज़ी देखने को मिली। आईटी में अगर मुझे कोई शेयर पसंद करना हो, चूँकि अगले हफ्ते हम देखेंगे उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलेगा, तो आपकी तरफ से अंशुल कोई शेयर पसंद आ रहा है? अंशुल अनम्यूट कर दीजिए खुद को। सॉरी। देखिए आईटी में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो मैं एलटीटीएस को पिक करना पसंद करूंगा। यहाँ पे वीकली चार्ट पे इनसाइड बार थी, 2 इनसाइड बार हो चुकी हैं और ब्रेकआउट 5420 5425 के ऊपर आता है तो इसमें लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। लगभग 5650 से 5700 तक का टारगेट रहेगा, बट बेटर सेक्टर्स अवेलेबल है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तब मैं एलटीटीएस बाई करना या आईटी या एलटीटीएस बाई करना पसंद करूंगा। लगता है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिल रहा है, तो फार्मा में कोई अगले हफ्ते के लिए कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है क्या? फार्मा इंडेक्स इस बार दिखाई इस हफ्ते, क्योंकि जब बाजार में इस तरह का उतार चढ़ाव बनता है तो हम देखते हैं कि फार्मा स्टॉक में थोड़ी खरीदारी लौटती है। सिप्ला जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कि नतीजों के बाद अच्छी मजबूती थी और तमाम फार्मा स्टॉक दिखाई। सिप्ला, हालांकि बायोकॉन में इस हफ्ते दबाव देखने को मिला है। सिप्ला में 3% की मजबूती थी। बायोकॉन देखिए वहाँ दबाव देखने को मिलेगा। सन फार्मा में तेजी देखने को मिली थी। अंशुल, फार्मा में कोई शेयर पसंद है क्या आपको? देखिए फार्मा में बहुत अच्छी तेजी डेवलप हो रही है। डॉक्टर रेड्डी में अगर डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे कप एंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है और कल जिस हिसाब से बड़ी ब्रेकआउट बार आई थी, इसमें तेजी अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तेजी डेवलप हो सकती है लगभग 6200 रुपए तक। बाइंग का जो पैटर्न बनेगा वो ब्रेकआउट के बाद बनेगा 5930 के ऊपर। 5930 ये स्टॉक निकालता है तो फिर इसमें बड़ी तेजी डेवलप होगी 6200 6300 तक की। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए 5920 5930 का लेवल निकलने का। तौर पे डॉक्टर रेड्डीज पे हमने तमाम स्टॉक्स पे चर्चा की, अलग सेक्टर्स की बात की। अब बात करते हैं वैसे स्टॉक्स की जो हमारे दोनों जानकारों का, हालांकि उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स पे राय भी दी है, जिनको ज़्यादा पसंद है। वीआईपी स्टॉक्स की बात करते हैं। शुरुआत अमोल आपके साथ करेंगे। आपकी तरफ से वीआईपी स्टॉक कौन सा है? जी, मुझे एक एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1550 के आसपास आज उसका क्लोजिंग है। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 1620 तक जा सकता है। 1630 सेकंड टारगेट है
और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1515। एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है ये, करेक्शन में इतने स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है और रेंज बाउंड एक्टिविटी रखा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। सो मुझे लगता है कि अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये स्टॉक अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सेकंड मुझे एक आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लग रहा है 1010 के आसपास। थोड़ा टाइम बेस है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी 1050 1060 टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 987 का। आई थिंक रिजल्ट के बाद एक जो करेक्शन आया था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम डेली और वीकली चार्ट्स पे भी देखें तो भी ब्रॉडर टेक्सचर अभी भी बुलिश साइड पे इंटैक्ट है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता है तो आने वाले दिनों में आईसीआईसीआई बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस यहाँ से है। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह अभी 1010 के आसपास है। 1050, 1010 का 60 का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 987 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना है। एचसीएल टेक भी एक शेयर है जो पसंद आ रहा है। अमोल को लगता है कि इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। 1620 और 1630 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अंशुल, आपके तरफ से कौन सा शेयर होंगे? देखिए मनीष जी, मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा बेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप 400 जो इंडेक्स है वो 11,300 11,400 यानी यहाँ से 7-8% की तेजी दिखा सकता है। और अगर इंडेक्स 7-8% चलता है तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 20-22% आराम से चल जाते हैं। पहला होगा एनआईआईटी। वीकली चार्ट पे 18 हफ्ते हो चुके हैं इसको इनसाइड बार में निकालते हुए, और लास्ट वीक में बहुत अच्छी बाइंग थी। 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम था वीकली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे 6 ऐसी बार है जहाँ 3x ऑफ एवरेज वॉल्यूम रहा है 50 डे का। तो एनआईआईटी में पहली बाइंग रहेगी 124 रुपए पे, 114 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 154 रुपए का मैं पेसिमिस्टिक टारगेट दूंगा अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है। और इस स्टॉक को 2 से 3 महीने का अगर समय देते हैं तो ये लगभग 50 से 55% रिटर्न आराम से देगा। दूसरा स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है वो है जीटीपीएल। पूरा सेक्टर में जीटीपीएल थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहेगी और अब कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। 198 पे बाइंग रहेगी, 188 का स्टॉप लॉस रहेगा और 238 का टारगेट रहेगा। एक शेयर खरीदारी करने की सलाह 238 का लक्ष्य होगा, 188 का आपको इसमें स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर भी दिखाई जिन्होंने अंशुल ने खरीदारी करने की सलाह दी। अमोल ने तो एचसीएल टेक और आईसीआईसीआई बैंक की बात की है, उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी। जीटीपीएल शेयर जो है अंशुल की तरफ से उन्होंने कहा कि मजबूती देखने को मिल सकती है। एनआईटी में खरीदारी करने की सलाह है। 154 का टारगेट है, 114 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब आप दोनों से छोटे छोटे जवाब चाहिए होंगे मुझे, थोड़े समय की कमी है लेकिन मुद्दा बड़ा है। अगले हफ्ते चूँकि बजट है, एक शेयर अंशुल बजट के ट्रिगर के आधार पे आपको लगता है कि इस पर नज़र रखूंगा मैं? देखिए, मैं मिड कैप सेगमेंट में ही नजर रखना पसंद करूंगा, और जो शेयर मेरे को लग रहा है बिफोर लास्ट ईयर भी बजट में शेयर ने बहुत तेजी दिखाई दी, और अब ये अपने बहुत बड़े ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो टेक्समो पाइप्स का 81 रुपीज के आसपास शेयर है, 88 रुपीज का ब्रेकआउट है। थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो 81 82 पे कर सकते हैं, और कंफर्म बाई करना है तो 88 रुपीज के ऊपर बाई करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत आराम से 120 125 रुपए तक जा सकता है। प्रीवियस भी 2 बजटों में इसने 30-35% की रैली दी है, तो इस बजट में भी मुझे लग रहा है कि 30-35% की रैली आराम से दे सकता है। जो बजट के ट्रिगर के आधार पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। हमारे पास समय की बेहद कमी है। अमोल, 20 सेकंड आपकी तरफ से कोई एक शेयर बजट के ट्रिगर पे? जी, मुझे चार्ट्स पे अगर मैं प्योरली चार्ट्स के ऊपर देखता हूँ तो एक बीएल का फॉर्मेशन अच्छा है। 185 को एक सपोर्ट पकड़ है, 185 183। ये एक रेंज ब्रेकआउट के आसपास है, तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट आता है और ये पॉजिटिव मोमेंटम में चला जाता है तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं 210 215 तक जाने के चांसेस पोजिशनली लग रहे हैं। बीएल एक शेयर बजट के ट्रिगर के आधार पर अमोल को पसंद आता है, खरीदारी करने की सलाह होगी। अमोल और अंशुल, आप दोनों को शुक्रिया, 18 स्वदेश को आपने समय दिया। 3 दिन की छुट्टियां हैं, आराम कीजिए। अगले हफ्ते जो है बहुत काम बढ़ने वाला आप लोगों के लिए, और स्वदेश पे आके आपको एक से बढ़कर एक अच्छे टिप्स हमारे तमाम दर्शकों को बताने हैं। शुक्रिया आप दोनों का। अगले हफ्ते की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रुकिए जरा, चलते हैं अपने सहयोग